आज मैं आप लोग के सामने में क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी टर्म 1 और टर्म 2 का सेक्शन ए पढ़ाने जा रहा हूं, जो वीडियो में इस प्रकार है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। समष्टि अर्थशास्त्र की उस भाषा के रूप में परिभाषित होता है जिसमें समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक प्रश्नों या आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करती है, जो हमारे समस्त अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, जैसे राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, महंगाई। ये सब समस्याएं जो होती है ये हमारी सारी अर्थव्यवस्था के लिए होता है। दूसरा क्वेश्चन है, विनियोग को परिभाषित कीजिए। विनियोग से हमारा आशय एक काल के भीतर होने वाली उत्पादक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में होने वाली चालू वृद्धि से होती है। मतलब क्या कि विनियोग हम ऐसी वस्तु को खरीद कर करते हैं जिसको समय के अनुसार उसके मूल्य में क्या होता है, परिवर्तन होता है, वो हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, मैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बता देना चाहूँगा कि ये बैंकों का बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है। मुद्रा निर्गमन करने का अधिकार किसको है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। ये भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वह कर है जो उसी मनुष्य द्वारा दिया जाता है जिस पर यह कानूनी तौर पर लगाया जाता है। ये सब कहला नोटंकी। कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वह कर है जो उसी मनुष्य द्वारा दिया जाता है जिस पर वह कानूनी तौर पर लगाया जाता है, जैसे आयकर, भूमि कर, भवन कर। ऋणों का भुगतान पूंजीगत व्यय क्या है? ऋणों का भुगतान से सरकार को देयता कम होती है, इसलिए यह पूंजीगत व्यय है। एमपीसी, आप जो जानते हैं फॉर्मूला, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। अगर एमपीएस दिया हो या एमपीसी दिया हो तो उसमें 1 का वैल्यू बैठा करके 1 से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन में लेंगे, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां उत्पादक क्षेत्र द्वारा वस्तुओं का निर्यात या आयात नहीं किया जाता है और घरेलू क्षेत्र केवल घरेलू उत्पाद पर निर्भर रहता है। मतलब इसे हम दूसरे शब्दों में कहना चाहेंगे कि जिस अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात बंद रहता है और जो सिर्फ अपना घरेलू उत्पाद पर ही ध्यान देता है, जो जिसका एक आयात और निर्यात का क्षेत्र एक सीमित होता है, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक एजेंट कौन होते हैं? आर्थिक एक उपभोक्ता या उत्पादक आर्थिक एजेंट होते हैं। राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। व्हाट इज नेशनल इनकम? तो देखिए, राष्ट्रीय आय का अभिप्राय साधारणतः किसी देश में एक वर्ष में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की विशुद्ध मात्रा से होता है। एक साल के अंदर में जितना भी उत्पादन होता है और जितना भी सेवा होता है, उसका जो मनी यानी मुद्रा के रूप में जो योग होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। सीआरआर यानी नगद विधि अनुपात क्या है? नगद विधि अनुपात का अर्थ बैंक की कुल जमाओं का न्यूनतम अनुपात है जिसे केंद्रीय बैंक के पास जमा करना पड़ता है। यानी बैंक का कुल जमा का नगद पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जमा करना पड़ता है, उसे सीआरआर कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सरकारी बजट से आप क्या समझते हैं? सरकारी बजट सरकार की वार्षिक आय यानी 1 साल की आय का तथा व्यय का एक ऐसा ब्यौरा है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के अनुमानों को प्रकट करता है। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 1 साल के अंदर में सरकार के द्वारा जितना आय होता है और जितना व्यय होता है, उसका ब्यौरा जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के अनुमान लगाता है, उसे सरकारी बजट कहा जाता है। व्यापार संतुलन क्या है? अगर व्यापार संतुलन से तात्पर्य दृश्य भौतिक वस्तुओं का आयात निर्यात मूल्यों के कुल अंतर शेष से है, यानी जिस वर्ष में आयात और निर्यात की मात्रा दोनों तरफ से बराबर होती है, उसे व्यापार संतुलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग का है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधि लिखिए। तो आय विधि, मूल्य वृद्धि जिसको उत्पाद वृद्धि भी बोला जाता है विधि, और व्यय विधि। मुद्रा को परिभाषा दीजिए।
मुद्रा एक ऐसी कागजी पत्र है जिसे सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसमें क्रय विक्रय करने की क्षमता होती है। उसे क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। पूंजीगत प्राप्ति से क्या समझते हैं? पूंजीगत प्राप्ति से सरकार की देयता उत्पन्न होती है। आयात की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए, यानी कह सकते हैं कि आयात किसे कहते हैं। तो देखिए, जब हम दूसरा देश का बना हुआ वस्तु को अपने देशों में ला करके उसका उपभोग सेवा प्राप्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। और निर्यात किसे कहते हैं? जब हम अपना देश में बना हुआ वस्तु को दूसरे देशों में भेजते हैं उसे क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक प्रोफेसर कीन्स ने लिखी है। प्रोफेसर कीन्स ने लिखी है। माल सूची में नियोजित संचय से क्या तात्पर्य है? माल सूची में नियोजित संचय का तात्पर्य अपने पास आवश्यकता अनुसार उपभोग के लिए माल सुरक्षित रखने से है। मतलब जब हम अपना घर में या कहीं भी बना हुआ चीज को, उत्पादित चीज को हम एक जगह संचय करके रखते हैं और धीरे धीरे उसका प्रयोग करते हैं तो माल सूची में नियोजित संचय कहा जाता है। संचय माने जमा करना होता है। केंद्रीय बैंक एवं व्यापारिक बैंक में एक अंतर लिखें। तो देखिए, केंद्रीय बैंक को नोट जारी करने का अधिकार होता है, जबकि व्यापारिक बैंक नोट जारी नहीं कर सकता। कर की परिभाषा दीजिए। कर एक ऐसा भुगतान है जो आवश्यक रूप से सरकार की परिवारों, फर्मों या संस्थागत इकाइयों द्वारा किया जाता है। इसके बदले में किसी सेवा प्राप्ति की आशा नहीं किया जा सकता है। यानी कर जो है एक ऐसा भुगतान है जो आवश्यक रूप से सरकार को परिवारों, फर्मों या संस्थागत इकाइयों द्वारा दिया जाता है। उपभोक्ता वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? तो उपभोक्ता वस्तुएं उन्हें कहते हैं जो पूर्व निर्मित होकर अंतिम रूप से उपयोग के लिए उपभोक्ता के हाथों बेची जाती है। माने जो उपभोक्ता जिस उत्पाद को अपना प्रयोग के लिए खरीदता है उसे उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। अवमूल्यन क्या है? अवमूल्यन वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और कीमतें गिरती है। यानी हम कम मुद्रा से ज्यादा वस्तु को खरीद सकते हैं।